बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। झारखंड के किसान फसल के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर करते हैं। तो जिस प्रकार से वो अपनी फसलों की देखभाल करते हैं, वैसे ही ज़रूरी है कि वो अपने पशुओं की भी उचित तरीके से देखभाल करें। खासकर आप सभी जान रहे हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में हमारे पशुओं को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज के इस अंक में हम कुछ इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे विशेष जानकारी। मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के किसानों को अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की है योजना। लोहरदगा के किसानों को आधी कीमत पर दिए जाएंगे धान के बीज। अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा अरहर 1। अब समाचार विस्तार से। कृषि प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से खूंटी के किसानों को अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की है योजना। इसमें 1.5 से 3 हॉर्स पावर तक के पंप सेट की इकाई योजना लागत 20,000 रुपए है। 3.5 से 5 हॉर्स पावर तक के पंप सेट की इकाई योजना लागत 30,000 रुपए है। इन दोनों पंप सेट के साथ 200 फीट पाइप भी दिए जाएंगे, जबकि बिना पंप सेट के 1 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट की इकाई योजना लागत 90,000 रुपए है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय खूंटी से संपर्क कर सकते हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत लोहरदगा के किसानों को विभिन्न किस्मों के धान के बीज दिए जाएंगे। इसमें सहभागी दान राजेंद्र मंसूरी IR 64, DRT 64, MTU 1010, MTU 1001, MTU 7029 की कीमत 3,870 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि शंकर धान की DRRH 2 और DRRH 3 का मूल्य 20,000 रुपये प्रति क्विंटल है। इन सभी किस्मों के धान 50% अनुदान के अनुसार किसान आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान प्रखंड के BAO, BTM, ATM, जन सेवक, लैंप्स और कृषक मित्र से संपर्क कर सकते हैं। खरीफ तिलहनी फसलों में तना छेदक, फल छेदक और भुआ पिल्लू लगने का खतरा रहता है। इसमें पौधों के जिन पत्तियों में भुआ पिल्लू लगता है, कीड़ा समेत उन पत्तियों को तोड़कर खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें, जबकि तना और फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास दवा का छिड़काव करें। बरसात के मौसम में जो दलहनी फसलें लगते हैं उसमें कीड़े मकोड़े और रोग व्याधियों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है। तो कीड़ों मकोड़ों में मुख्यतः है इसमें जो तना छेदक हैं, फली छेदक हैं, इसके अलावा भुआ पिल्लू बरसात के मौसम में अक्सर हम देखते हैं। तो भुआ पिल्लू के नियंत्रण के लिए जब हम सुबह सुबह खेत में घूमेंगे और इसमें हमें दिखाई देंगे कि बहुत सारे पत्तियां जालीदार बन गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पत्तियां को भुआ पिल्लू के छोटे छोटे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो खाकर ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि केवल जाली रह जाती है उसमें। तो इसको चुन के हम खेत से दूर ले जाके नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया तना छेदक या फली छेदक, उसके लिए मोनोक्रोटोफॉस नामक दवाई का छिड़काव करें। किसान भाइयों, आप खरीफ के मौसम में दलहनी फसल अरहर की खेती करना चाहते हैं तो 15 जून से बुआई शुरू कर सकते हैं। झारखंड में अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा अरहर 1 या बहार लगाएं। अरहर की खेती के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। अरहर के उन्नत प्रभेदों में बिरसा अरहर 1 210 दिन में परिपक्व हो जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि बहार 270 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये दोनों प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त हैं।
बिरसा रीजर हल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे खेत की जुताई और कादो करने का काम किया जाता है। इससे 12 से 14 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जा सकती है। ये बैल चालित हल है जो पठारी क्षेत्रों में अन्य फसलों सहित धान की खेती के लिए काफी उपयोगी है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं गोभी वर्गीय फसलों में वयस्क लार्वा कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाई फूलगोभी या पत्ता गोभी में पत्ती खाने वाले वयस्क लार्वा कीट लग गए हों तो उन्हें पौधों से निकालकर इकट्ठा कर लें और खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें। इसके अलावे इन कीटों के नियंत्रण के लिए जहरीला चारा भी तैयार कर सकते हैं। जहरीला चारा के लिए 10 किलो गेहूं या चावल को 2 किलो गुड़ और मिथेमिल दवा के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसे 250-250 ग्राम की मात्रा में बांटकर खेत में अलग अलग हिस्सों में रख दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारी प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियां तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे।
इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। गर्मी के मौसम में हमारे पशुओं के शरीर में पानी की बड़ी समस्या हो जाती है। उनमें बहुत तरीके के रोग भी लगने लगते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उनकी हम उचित तरीके से देखभाल करें, ताकि हम उनसे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें, वो स्वस्थ भी रहें। इन्हीं विषयों पर और भी विस्तार तरीके से देंगे जानकारी, और इसी के लिए चलिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, प्रचंड गर्मी है इस वक्त, और इस समय अपने साथ साथ पशुओं की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। आप कई तरह के पशु पालते हैं और निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में कई तकलीफ़ें हो सकती हैं। जी हाँ किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आप पशुओं की देखभाल किस तरह करें, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय प्राध्यापक सह मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार पांडे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं पशुओं की देखभाल की, तो कई तरह के पशु हमारे किसान भाई पालते हैं, जिसमें कुछ दुधारू पशु हैं, कुछ ऐसे पशु हैं जो सामान्य तौर पर बकरी या सूकर इस तरह की के पशु भी रखते हैं किसान भाई। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो दुधारू पशु हैं, क्योंकि उस आमदनी का एक बड़ा स्रोत भी है, उनकी देखभाल में हम क्या क्या खास सावधानियां इस वक्त रखें? बिल्कुल, किसान भाई हमारे जो दुधारू पशु रखते हैं उनको मालूम है कि दुधारू पशु कितनी ज़रूरत होती है, कितना उसमें अगर थोड़ा सा भी दूध का आपका प्रोडक्शन कम हो जाए तो इकोनॉमिक लॉस आपको होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो आप करीब करीब अभी गर्मी के दिनों में 10 से 30% तक हम देखते हैं कि दूध में कमी आ जाती है। इसलिए उनका प्रॉपर रख रखाव करना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके आपको मालूम है कि जो दूध है वो दूध में पानी की मात्रा अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। अगर 87% उस पर केवल पानी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे गर्मी के दिनों में जिस तरह से गर्मी है, पशुओं को पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, ये बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम उनको 3 से 4 बार आप पानी दें। उनकी आवश्यकता होती है, उनके 15 किलो वज़न पे 1 किलो पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर 300 किलो वज़न का कोई आपके पास दुधारू जानवर है तो उसको 20 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। लेकिन दूध उत्पादन जो है, वो दूध उत्पादन के लिए फिर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। तो दूध उत्पादन जैसे मान लो कि आप 15 लीटर दूध हो रहा है, तो उसको 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो करीब 15 लीटर 20 लीटर पानी की आवश्यकता आपको केवल दूध प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और फिर 20 लीटर उनको मेंटेनेंस के लिए चाहिए। मतलब 40 से 50 लीटर पानी उनको रोज़ चाहिए, स्वच्छ पानी। इसको कम से कम 3 से 4 बार दें। दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी जिस तरह से बढ़ जाता है, आप अगर पशुओं को नहलाएंगे और कम से कम 2 से 3 बार नहलाएंगे तो उसका काफ़ी असर देखा जाता है। अगर आप पशु को नहलाकर और उसका दूध दूहेंगे तो निश्चित रूप से दूध में वृद्धि होगी। तो आप अपने पशुओं को, और ख़ास करके भैंस में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भैंस में गाय की तरह पसीना की ग्रंथि भी बहुत कम होती है, और दूसरा कि काला रंग होने के चलते वो ज़्यादा ताप को अवशोषित करता है। तो उसके लिए आप भैंस को कम से कम 3 बार से 4 बार तक आप उसको नहलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। गाय है तो 2 से 3 बार उसको नहलाएं। ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं उनको पानी पिलाने का और नहलाने का, तो आप देखेंगे कि इससे काफ़ी उसमें अंतर पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अक्सर आप देखते हैं कि किसान भाई एक औसतन पानी की जानकारी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पिला पाते हैं सही ढंग से, लेकिन आपने एक मात्रा की जानकारी दी। ये तो बात हो गई पानी की, और दूध उत्पादन में पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसकी ज़रूरत पड़ती है। खान पान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर ये देखते हैं बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो घर के जो अवशेष होते हैं उनका भी उपयोग कर लेते हैं। ऐसे किसान भाइयों के लिए खान पान का क्या प्रबंधन करना चाहिए, किस तरह से स्वस्थ रखा जाए अपने पशुओं को?
खास करके जब हम दुधारू पशु की बात करें तो दुधारू पशु के लिए हमारे किसान भाई उसमें जो चारा का कुट्टी देते हैं, उसको हरा चारा देते हैं और दाना का मिश्रण बना के देते हैं। इन सब तीनों चीज़ों को मिलाकर देते हैं। तो आप जो चारा की कुट्टी दे रहे हैं वो चारा की कुट्टी की मात्रा थोड़ी कम करें और हरा चारा की मात्रा बढ़ाएं। लेकिन देखा जाता है कि अभी के दिनों में हरा चारा भी उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो वैसी परिस्थिति में उनको जिस तरह की आवश्यकता है उसमें हम दाना मिश्रण जो है उसमें ये करते हैं। अमूमन जो हम दाना मिश्रण बनाते हैं उस दाना मिश्रण में आप अगर 100 किलो दाना मिश्रण बनाते हो तो आप उसमें 10 किलो आप उसमें डालते हैं सरसों की खल्ली, 10 किलो आप डालते हैं चिनिया बादाम या बिनौला का माने कपास का जो ये होता है उसकी खल्ली, और 10 किलो आप डालते हैं दालचीनी। ये हुआ। उसके अलावा 30% आप उसमें डालते हैं, मतलब 30 किलो समझिए कि उसमें मकई का दर्रा डालते हैं, और उसके साथ साथ आप उसमें चोकर मिलाते हैं जो कि 20 से 25 किलो चोकर मिला सकते हैं। उसके साथ आपको निश्चित रूप से उसमें खनिज लवण डालना है और नमक डालना है। तो इसमें अगर 100 किलो बना रहे हो तो 2 किलो आप उसमें खनिज लवण डालें और 1 किलो उसमें नमक डालें। अभी जो खास करके जब हरा चारा की मात्रा आपको अगर कम हो रही है, हरा चारा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सरसों की खल्ली की मात्रा को बढ़ा दें, और सरसों की खल्ली की मात्रा को बढ़ा के इन सब चीज़ों को जो आप दे रहे हैं इनको पहले भिगो लें अच्छे तरीके से, और भिगोने के बाद आप उसको तब फिर दें। कम से कम 1 घंटा तक उसको भिगो के रखें, तब खिलाएंगे तो उसकी पाचन शक्ति बढ़ेगी और उसमें जो दूध देने की जो क्षमता है वो बरकरार रहेगा, और दूध जो रिडक्शन होता है वो कमी जो होती है वो नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो ये ध्यान देना है। हमारे किसान भाई जो हरा चारा नहीं चराते हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई किसानों केवल चराने के लिए ले जाते हैं, वहाँ से भी उनको हरा चारा मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो हरा चारा और जो चराने में जो हरा चारा है दोनों में अंतर है। आप जो हरा चारा लगाते हैं वो हरा चारा आप लगाते हो, मकई का लगाएं, ज्वार लगाएं। अभी के दिनों के लिए सबसे अच्छा होता है मकई लगाएं, ज्वार लगाएं, लोबिया लगाएं। इसको अगर आप लगाते हैं ये, तो आप इसको गर्मी के दिनों में देंगे, दूध की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ेगी। हरा चारा में अपने आप में थोड़ा पानी का मात्रा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे हमारे जो पशु हैं उनको उसको थोड़ा पानी भी उससे मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है उसको ध्यान देना है। अगर हरा चारा आपको नहीं मिल पा रहा है तो हमने बताया कि सरसों की खल्ली की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और इसको भिगो कर दें, ये आप ध्यान देंगे। बिल्कुल। ये तो जो पानी की व्यवस्था है और खान पान की व्यवस्था है दुधारू पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई पानी भी पिला रहे हैं, खान पान भी बहुत अच्छा दे रहे हैं जो ज़रूरत है, लेकिन फिर भी दूध में कमी आ जाती है। आवास प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, ताकि कई बार देखते हैं कि आवास की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण तनाव में रहते हैं गायें या जो दुधारू पशु हैं। तो आवास का जो प्रबंधन है इस वक्त खासकर गर्मी के मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी जो गर्मी है वो गर्मी तो बाहर का चीज़ है, उस पर आपका कोई कमांड नहीं है। 35 डिग्री, 38 डिग्री, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। आपको अपने आवास को इस तरह का बना के रखना है जिससे उसको ठंडक रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जहां आवास बना रहे हैं वहां पर पेड़ निश्चित रूप से लगाएं। छायादार पेड़ लगाने से उसको काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप जो ऊपर में आपने एस्बेस्टस शीट का बनाया हुआ है तो उसके ऊपर में कम से कम 3 से 4 इंच तक मोटा पुआल का ये बिछा दें और उसको लगातार उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। दूसरा ये है कि आपने जो खिड़की वगैरह रखा हुआ है उसमें आप बोरा लगा दें और बोरा का जो ये है उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। इससे काफ़ी राहत मिलती है। जानवरों को स्पेस मिलना, सफिशिएंट स्पेस मिलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक गाय को 60 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। तो ये आप उसको निश्चित रूप से दें। एक जगह पे बहुत जानवर रखने पे फिर दूध का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो है वो मतलब हाइट ऑफ ये जो एस्बेस्टस का जो कम से कम
10 फीट की हाइट रहेगा और बीच में 12 फीट का हाइट रहेगा। इसको निश्चित रूप से आप आवास बनाते समय ही ध्यान दें कि इस तरह का बनाना है, क्योंकि आप अगर कम हाइट पर रखेंगे तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। और आवास में ठंडा रखने का उपाय करना है। हम उसमें पंखा लगाएं, हम उसमें पंखा लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, गर्मी जो अंदर में है उसकी गर्मी बाहर फेंक सकते हैं। जो आजकल जो है खास करके जो हमारे बड़े किसान हैं, बहुत अच्छा फार्म बनाए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फॉगर बाज़ार में उपलब्ध है। उस फॉगर को लगा सकते हैं जिससे कि वो लगातार स्प्रिंकल होते रहेगा, पानी का छिड़काव होता रहेगा। बिल्कुल उसमें। और उससे देखा गया है कि दूध जो है वो मतलब मेंटेन रहता है, बल्कि दूध में ये भी आती है। आप उस फॉगर के थ्रू इंसेक्टिसाइड वगैरह का भी छिड़काव कर सकते हैं आप अंदर में उसको। बिल्कुल, ये अगला प्रश्न मेरा यही था कि गर्मी के दिनों में मच्छर और मक्खियों का बहुत प्रकोप होता है, और किस तरह के इंसेक्टिसाइड्स जो आप बता रहे हैं, जो कीटनाशक हैं, सीधे तो हम उसका छिड़काव भी नहीं कर सकते हैं, तो साफ सफाई में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है साफ सफाई जो है वो। हमने कहा कि अपने आवास को आप जब बनाते हैं तो उसमें साफ सफाई सबसे जरूरी चीज़ है, क्योंकि अगर जहाँ सफाई में कमी हुई तो बीमारी हो जाएगा। आप मक्खी और मच्छर जो हैं वो वहाँ पर आते हैं जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती है, तो आप उसको हमेशा जो है, एक तो हम डेली वॉश जो हम लोग करते हैं उससे फिनाइल से हम लोग को अपने सेट को वॉश करना है, उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर आप फिनाइल से सेट को वॉश करेंगे मक्खी और प्रकोप नहीं होगा। बीच बीच में आप थोड़ा सा उसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, और इंसेक्टिसाइड का जब छिड़काव करेंगे तो ये प्रकोप जो है, क्योंकि बाकी बीमारियां भी जो हैं वो मच्छर मक्खी के थ्रू जो है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, तो उसको आपको बचाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप उसको ध्यान रखें। बिल्कुल, चूँकि अभी बीमारी की आपने बात की तो ये तो साफ़ सफाई से जुड़ी हुई बात है। इसके अलावा भी गर्मी के मौसम में कुछ बीमारियां हो सकती है, तो किस तरह की बीमारियां हो सकती है? दस्त वगैरह संभावना ज़्यादा इस वक्त? सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लू से। अगर गर्मी में किस जानवर को लू लगती है, और जो छोटे जानवर हैं उनको ज़्यादा लग सकता है, बड़े जानवर हैं उनको भी लग सकता है। तो अगर लू लग जाता है, पतला दस्त शुरू हो जाएगा, जानवर जो है वो एकदम अनईजी होने लगेगा, सांस काफ़ी तेज़ी से चलने लगेगी, तो आप उसको निश्चित रूप से, हमने अभी जो बताया कि घर में जो ये करना है, उपाय करना है, उसको उपाय करके उसको लू से बचाएं। अगर आप उसको बाहर में ले जाते हैं चराने के लिए तो आप उसको लू के टाइम में नहीं ले जाएं, दोपहर के समय में नहीं ले जाएं, आप उनको सुबह में और शाम में ले जाएं, क्योंकि लू लगने का है संभावना उसी जगह पर जहाँ पर कि वो बाहर में निकले हुए हैं, या आपने शेड जो बनाया हुआ है वो थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से नहीं बनाया हुआ है, तो लू लग सकती है। तो किसान भाई, अगर लू लगता है, आपको दिखाई पड़ता है कि वो जानवर जो है उसको लू लग गया है, इस तरह का ये हो रहा है, सबसे आसान जो तरीका है जो घर में है उसको आप करें। ORS का घोल लेके आप उसको ORS का घोल दें। दूसरा, आप गुड़ और आटा इनको बना लें पानी में घोल कर, और इसको लगातार थोड़ा सा दें, तो इससे हमारे जानवर में जो लू लगने से जो परेशानी हुई है उससे काफ़ी राहत मिलता है। और ORS का घोल जो है वो हमें उसको देते रहना है, पानी लगातार उसको देते रहना है, और ज़्यादा लू का प्रकोप और ज़्यादा दिखाई पड़े तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर फिर दवा भी ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो दुधारू पशुओं के अलावे अतिरिक्त आमदनी के लिए बकरी और सूकर पालन भी करते हैं बड़े पैमाने पर। जो बकरी पालन करते हैं या सूकर पालन करते हैं वो भी गर्मी के मौसम में कई बार परेशान होते हैं, तो अभी का जो मौसम है उसके लिए उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी चीज़ तो वही है कि हमारे ज़्यादा किसान भाई जो हैं वो बकरी और सूकर पालन करते हैं। हमारे गांव में तो हर जगह पर आप जाएंगे तो हर घर में करीब करीब बकरी मिलेगी या सूकर मिलेगी। तो बकरी में खास करके ये ध्यान रखना है उनको भी दोपहर के समय में आप, क्योंकि बकरी को जो आप रखते हैं तो उनको आप चरा के ही ज़्यादा रखते हैं, तो आप जब उसको दोपहर के समय में जो लू वाला समय है उसको बचा कर रखें, ज़्यादा बकरियों में परेशानी नहीं होगी।
सूकर में है कि सूकर में चूँकि उनमें वही पसीने की ग्रंथि नहीं है, तो उसके चलते उनमें भी लू लगने की संभावना ज़्यादा होती है। उनको काफ़ी तेज़ी से सांस होने दिखाई पड़ेगा कि वो करने लगेगा, दस्त भी होना शुरू होगा। छोटे पशु खास करके सूकर, इनको आप थोड़ा सा शेड जो बनाते हैं उस शेड में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप उसको ठंडा रखें। सबसे बढ़िया है कि उस टेम्परेचर को हमको अपने उनके घर में जहाँ आप रख रहे हैं उसका टेम्परेचर कभी भी 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़े, इसका उपाय करना है। तो अगर बाहर का टेम्परेचर 40 हो गया है तो हम अपने घर के टेम्परेचर को कूल रखने के लिए हम उनके लिए सबसे बढ़िया जो सूकर के लिए है उनके लिए है कि आप उनको हौज बना दें, बड़ा हौज बनाकर उसमें पानी रख दें और पानी में लगातार उनको कम से कम 4 बार 5 बार पानी में उसको निकलवाएं। ये सबसे बढ़िया होता है सूकर के लिए। और जो हमारे सुअर हैं वो ऐसे भी थोड़ा पानी में ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, और ख़ास करके गर्मी के दिन में अगर उनको आप पानी उपलब्ध करवा दें और पानी लगातार पिलाना है। कम से कम जानवर को 4 बार पानी निश्चित रूप से आप अपने सूकर को दें। ये अगर वही लू का प्रकोप अगर दिखाई पड़ता है कि लू प्रकोप हो गया है तो आप उसको इमीडिएट ORS का घोल बनाकर उसको दें। ORS का घोल काफ़ी फायदा करता है। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम है, सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त पानी पिलाना जानवरों को। पानी सही मात्रा में दीजिए, सही भोजन दीजिए और आवाज़ की अच्छी व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों।